नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं सीए कृष्ण कुमार बरनवाल। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में, जो कि मेरा ITR 1 पे था, मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत जल्दी एक नए फॉर्म ITR 2 पे अपना वीडियो शेयर करूँगा। तो आज मैं आपको ITR 2 के बारे में बताने जा रहा हूँ। और अपना डिस्कशन शुरू करने से पहले अगेन मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भी शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे अपना क्वेरी रेज करिएगा और अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके क्वेरी को रिजॉल्व किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ITR 2 फॉर्म। जैसा कि हमारे को पता है कि आजकल इनकम टैक्स के रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट आ गया है और सभी लोग अब अपने रिटर्न फाइल करने की शुरुआत कर चुके हैं। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि जो भी ITR फॉर्म्स हैं वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, कौन सा ITR फॉर्म किसको ऑप्ट करना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे ITR 2 फॉर्म पे। तो ITR 2 फॉर्म, पहले हम ये जानते हैं कि ITR 2 फॉर्म किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ITR 2 फॉर्म इंडिविजुअल और HUF जो कि एलिजिबल नहीं है ITR 1 फॉर्म फाइल करने के लिए और जिनका इनकम अदर देन PGBP है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। अब हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि ITR 1 फॉर्म कौन भेजता था या किसके ऊपर एप्लीकेबल होता था। तो अगर मैं आपको रिमाइंड करने की कोशिश करूं तो मैंने अपने ITR 1 फॉर्म के वीडियो में ये बताया था, ITR 1 फॉर्म रेजिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा और जिसका टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर नहीं है और जिसका इनकम आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम नॉट मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और अदर सोर्सेज में आपका इंटरेस्ट इनकम था और फैमिली पेंशन इनकम था। तो ITR 1 फॉर्म जिसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा वो ITR 2 फॉर्म भर सकता है। बट उसमें भी क्या है कि ITR 2 फॉर्म इंडिविजुअल के और HUF के ऊपर एप्लीकेबल है और दूसरा आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं कि मोड ऑफ फाइलिंग क्या होती है। मोड ऑफ फाइलिंग जैसे सबको ही पता है कि हम 4 तरह से अपनी ITR को भर सकते हैं। पहला तो है कि आपने डिजिटल सिग्नेचर लगा दिया, वेरिफिकेशन का यहाँ पे कॉलम होता है। नंबर 2 है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आपने जनरेट किया और उससे अपने ITR को भर दिया, फाइल कर दिया। नंबर 3 होता है आधार OTP। आधार OTP से भी आपकी ITR फॉर्म जाती है। और नंबर 4 होता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो आपने अपने ITR को भरा और उसका प्रिंट आउट निकाला, उसको साइन किया और CPC बेंगलोर को विदिन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ योर रिटर्न आपने उसको भेज दिया, स्पीड पोस्ट कर दिया। और जब उनको ये ITR जो आपने भरा है उसकी साइन कॉपी मिल जाती है तो फिर एक कंफर्मेशन मेल आपको भेजते हैं आपके रजिस्टर्ड मेल ID पे और इस तरह से आपका फाइलिंग प्रोसेसिंग जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है सर। उसके बाद हम आते हैं कि हमने डिस्कस कर लिया कि ITR 2 फॉर्म किसके ऊपर एप्लीकेबल है।
और अब हम ये डिस्कस करेंगे कि किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि अगर किसी का प्रॉफिट फ्रॉम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो वो ITR 2 फॉर्म नहीं फाइल करेगा। ठीक है सर। तो अब हम आगे आते हैं। अगला हमारा है कि इसमें क्या क्या नया चीज़ें जो आई हुई है, उसमें क्या क्या चीज़ें नई आई हुई हैं जो पुराने फॉर्म में हमारे पास नहीं थी। तो जैसे हमारे पास न्यू टैक्स रिजीम आ गया है, जहाँ पे नया स्लैब टैक्स का स्लैब दे दिया गया है 115 BAC। तो एक नया चीज़ ये आया हुआ है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या नए टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया। उसके बाद आपका है जिसका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ये आ गया है आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस के लिए। फिर उसके बाद लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन है, ये आ गया है आपका। तो ये अब ये इसमें क्या है कि अगर आप 115 BAC ऑप्ट करते हैं न्यू टैक्स रिजीम, तो जैसा कि हमारे को पता है कि न्यू टैक्स रिजीम में हमारे को किसी भी तरह का डिडक्शन, किसी भी तरह का अलाउंस नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसमें जैसे डिडक्शन पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में हमारे को क्या मिलता है, हमारे को डिडक्शन मिलता है अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, और हमारे को अलाउंस मिलता है अंडर सेक्शन 10 वेरियस अलाउंस, जैसे HRA का अलाउंस मिलता है, LTA का मिलता है। तो ये अगर आप 115 BAC में जाते हैं जो न्यू टैक्स रिजीम है, तो वहाँ पे ये सारे अलाउंस, चैप्टर 6A का डिडक्शन, ये सारे आपको नहीं मिलते हैं। तो न्यू टैक्स रिजीम का अपने प्रोस एंड कॉन्सेज हैं, वो आपको देखना पड़ेगा जब भी आप डिसाइड करने जा रहे हैं कि हमारे को नए टैक्स रिजीम में जाना चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजीम में ही बने रहना चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद आपका आ जाता है कि इसमें जो एक नया चीज़ आया हुआ कि पहले यहाँ पे जो रिटर्न फाइलिंग होता था अंडर सेक्शन 153A एंड C। 153A और C क्या होता है? 153A होता है कि जब भी आपका कोई सर्च होता है तो सर्च में अगर असेसिंग ऑफिसर को कुछ डाउट होता है तो वो आपको या कुछ चीज़ उसको मिलता है तो वो आपको एक नोटिस भेज सकता है कि भाई आप जो है अपनी रिटर्न फाइल करिए। ठीक है, वो विदिन 6 ईयर के रिटर्न, कोई भी रिटर्न आपको बोल सकता है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करिए अंडर सेक्शन 53A। तो आपको फिर उसके बाद रिटर्न भरना पड़ता है। और 153C क्या है? 153C ये है कि ड्यूरिंग द सर्च अगर ऑफिसर्स को कोई बुलियन, कोई ज्वेलरी, कोई एसेट्स या कोई इस तरह की चीज़ें मिलती है जो कि बिलोंग करती दूसरे पर्सन से, अदर देन SSC या अदर देन पर्सन जिसका वो कैरी कर रहे हैं सर, जिसके अगेंस्ट में सर्च किया जा रहा है, उसके अलावा किसी दूसरे पर्सन से बिलोंग करते हुई कोई चीज़ मिलती है तो 153C में आपसे रिटर्न मांगा जा सकता है उस पर्सन से जिसकी बिलोंगिंग मिली हुई है। ठीक है, तो उसका एक अलग सेट प्रोसीजर होता है, हम उसमें इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इसलिए ये 2 सेक्शन लाया हूँ क्योंकि पहले ये दोनों सेक्शन के अंतर्गत भी जो रिटर्न भरी जाती थी वो ITR 2 में भरी जाती थी, अगर इसमें एलिजिबल हो रहे हैं आप फाइल करने के लिए। बट अभी ये दोनों सेक्शन यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गई कि हमारे को क्या नए चीज़ें आई हुई हैं ITR 2 में, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और दूसरा इसमें और क्या आया हुआ कि पहले जैसा कि हमारे को पता है कि डिविडेंड इनकम जो है नॉन टैक्सेबल होता था, एग्जम्प्ट होता था इन द हैंड ऑफ रिसिपिएंट। बट जो अभी बजट आया हुआ है फाइनेंस एक्ट
2020 उसमें जो है डिविडेंड इनकम को इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स टैक्सेबल कर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो भी ITR 2 में आ चुके हैं। तो ये डिविडेंड इनकम अब हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। तो ये चेंजेस भी इन्होंने ITR 2 में लाया हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरा और क्या है कि जैसे हमारे को पता है कि 1 जून 2020 को एक अमेंडमेंट आया हुआ था, एक नोटिफिकेशन आया हुआ था। उसमें ये था कि जो आप जो भी आप डोनेशन देते हैं, पहले डोनेशन इन कैश 10,000 रुपये तक आपका डिडक्शन मिलता था। अभी उसकी लिमिट घटा के 2,000 रुपये कर दिया गया है। तो वो चेंज जो आया हुआ वो भी इस ITR 2 फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है। तो अब आप अगर किसी को डोनेशन देते हैं इन कैश तो 2,000 रुपये से ऊपर का डोनेशन आपका को डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये चेंज भी इसमें ला दिया गया है। अच्छा, फिर उसके बाद जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आप अपनी रिटर्न फाइल करने के बाद इसका प्रिंट आउट लेते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई नहीं करते हैं और उसका प्रिंट आउट लेने के बाद उसको साइन करते हैं और साइन करने के बाद विदिन 120 डेज में आप CPC बेंगलोर को स्पीड पोस्ट कर देते हैं, नॉर्मल पोस्ट कर देते हैं। और इस तरह जब CPC बेंगलोर को आपकी रिटर्न मिल जाती है तो ये आपको एक्नॉलेजमेंट मेल भेजता है आपके रजिस्टर्ड मेल ID पे, और इस तरह से आपकी फाइलिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, फिर हम आपको इसमें एक ये भी है, कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि भाई हमारे को रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये कैसे पता लगेगा। तो इस पे मैं आपको हाईलाइट करने जा रहा हूँ कि रिटर्न उन्हीं लोगों को फाइल करना होता है जिनका टोटल इनकम, ठीक है, वो मैक्सिमम टैक्सेबल इनकम जो है उससे कम है, तो उनको वो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। अब मैक्सिमम इनकम जो टैक्सेबल है वो उसकी लिमिट जो है क्या है, वो उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में। इसमें यह है कि अगर कोई इंडिविजुअल है, उसका एज किसी भी दिन इन द प्रीवियस ईयर जिसकी आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उसमें अप टू 60 ईयर्स है। ठीक है। तो यह एचयूएफ है, तो उसका जो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो मैक्सिमम इनकम नॉट टैक्सेबल जो है, मैक्सिमम लिमिट नॉट टैक्सेबल जो है वो है 2.5 लाख रुपए। और अगर उसका एज 60 से 80 के बीच में है, ठीक है, और रेजिडेंट है वो, तो वो जो लिमिट है वो बढ़ के 3 लाख रुपए हो जाती है। और अगर वो 80 प्लस है तो वो जो लिमिट है नॉट टैक्सेबल टू इनकम नॉट टैक्सेबल जो है वो 5 लाख रुपए हो जाती है। ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी है। अगर इससे नीचे आपका इनकम है टोटल इनकम, तो आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया ओल्ड टैक्स रिजीम। अब हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम। तो न्यू टैक्स रिजीम में क्या है, न्यू टैक्स रिजीम में ये तीनों ही कैटेगरी में जो लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए ही है। 2.5 लाख रुपए तक अगर आपका इनकम होता है तो आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपको रिटर्न कब फाइल करना है। ये लिमिट के हिसाब से हम चलेंगे कि अगर इस लिमिट के अंदर हम आते हैं तो हमारे को रिटर्न नहीं फाइल करना है, और इससे एक्सीड करते हैं तो हमारे को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये जो मैंने आपको अभी लिमिट बताई है ये बिफोर
गिविंग डिडक्शन बेनिफिट अंडर चैप्टर 6A। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक एक्सेप्शन है कि भाई सपोज करिए कि मेरा इस लिमिट, जो मेरा इनकम है वो इसी लिमिट में आ रहा है, बट इसमें एक्सेप्शन दिया हुआ कि इवन दो आपका जो टैक्सेबल इनकम है या टोटल इनकम जो है वो अंडर द लिमिट है, विद इन द लिमिट है, लेकिन अगर आप करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो और करंट अकाउंट में एक या एक से अधिक करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं और करंट अकाउंट में आपने 1 करोड़ या उससे ऊपर डिपॉजिट हुआ है, तो भले ही आपकी इनकम, टोटल इनकम बिलो द टैक्सेबल लिमिट है, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। नंबर 2 है कि अगर आप 2 लाख रुपए या उससे ऊपर ट्रेवलिंग में खर्च करते हैं फॉरेन कंट्री के, तो उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। और तीसरा जो लिमिट है वो ये बोलता है कि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन ए ईयर 1 लाख रुपए या उससे ऊपर हो जाता है, इस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, इवन दो आपकी जो टोटल इनकम है वो बिलो टैक्सेबल लिमिट है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया, क्योंकि क्या होता है कि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमारे को रिटर्न फाइल करना है या नहीं करना है, तो इसलिए मैंने ये आज एक्सप्लेन कर दिया कि किस केस में आपको रिटर्न फाइल करना है और किस केस में रिटर्न फाइल करना नहीं है। ठीक है सर। तो ये रहा आज का मेरा इलेबरेशन ऑन ITR 2 फॉर्म। अगेन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको एक डिफरेंट टॉपिक पे, मेरा नया वीडियो एक डिफरेंट टॉपिक पे आएगा। धन्यवाद।